लिखिए भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम लिखिए इसके बारे में। आयनिक इक्विलिब्रियम डील्स विथ equilibrium between dissociated ions and undissociated equilibrium deals with the equilibrium of ions या equilibrium between dissociated ions and undissociated molecule or compound। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसके अंदर बहुत डीप में जाके डिस्कस करूं, तो कुछ आपको एक ग्लिम्स दे देता हूं कि नहीं, मतलब कि इसमें किस किस तरह की चीजें आती हैं ना। जैसे देखो, आपने एसिड पढ़ा है बेटा, बोलिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ले लिया CH3COH, और इसको वाटर के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन मैंने बना लिया है, तो क्या होगा, वाटर के अंदर ये डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा? बिकॉज इट इज एन एसिड, इट विल गिव अस H+ आयन, और H+ आयन याद रखना वाटर के अंदर कभी भी ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं रहते, ऐसा लिखना गलत है। इसके बजाय, लेकिन फिर भी हम बार बार यही लिखेंगे, H+ लिखने के बजाय H+ रेडिली कंबाइन विथ लोन पेयर ऑफ वाटर एंड फॉर्म H3O+। तो इसके जगह पे अगर H3O+ लिखा हो तो दैट इज ट्रू, बट अगर इधर H3O+ लिखा है तो यहां वाटर अलग से लिखना चाहिए हमें, दिस प्लस H2O, तभी तो लगेगा कि प्रोटॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। समझ आया? तो कहानी देखो, जितना H+ का नंबर होगा उतना ही H3O+ का होगा, क्योंकि वाटर बहुत सारे हैं इसके अंदर, 1:1 रेशियो में नहीं लिया है। 10 ग्राम एसिटिक एसिड लिया है तो पता चला 1 लीटर वाटर लिया हुआ है, तो H2O इज इन एक्सेस, और कोई भी चीज लार्ज एक्सेस में हो जाए तो उसका एक्टिव मास 1 लेते हैं, ये हमने पढ़ा था, बोलो, प्योर कंपाउंड का। तो इसलिए लेफ्ट साइड में H2O लिखो या ना लिखो, उसका हमारे इक्विलिब्रियम में कभी भी कोई रोल आता ही नहीं। तो भाई इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोलते हैं Ka, YA स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विथ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। अंडरस्टूड? तो बताइए Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन, या एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अंडरस्टूड? हालांकि वैसे मैं बता दूं, आयोनाइजेशन वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये पहले एक न्यूट्रल स्पीसीज था, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। डिसोसिएशन इन केसेस में यूज करते हैं जहां पे इस तरह का इक्विलिब्रियम हो रहा हो, इसके लिए हम डिसोसिएशन यूज करें, और इसके लिए आयोनाइजेशन। तो एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो, हालांकि दोनों ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसोसिएटेड विथ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड इन वाटर। अंडरस्टूड? अब अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो Ka एट इक्विलिब्रियम कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। भाई जो उसके लिए मैंने पढ़ा है कि वही सेम चीज यहां पे भी वैलिड। प्रोडक्ट एक्टिव मास बोले तो बेटा CH3COO एंड H3O+ लिख लो, या H+ एक्वस। देखो क्वेश्चन आएगा तो अलग तरीके से हम डील करेंगे कि भाई H3O+ एग्जिस्ट करता है कि H+, तो आंसर H3O+, लेकिन सॉल्व करने के लिए H+, लिखना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है ना। तो CH3COOH 1 नहीं होगा, यहां पे यही रहने वाला है, क्योंकि वाटर के लिए मैंने 1 बोला था, ये थोड़ी ना, ये तो थोड़ा ही ग्राम आपने डाला। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे प्लेस करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो हो गया एसिड के लिए। ठीक इसी तरीके से बेटा बेस के लिए, इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद बेस। तो ध्यान से देखो, जो हमारा बेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कौन सा है, जिसमें लेफ्ट साइड में उसका एक्टिव मास 1 ना हो। मतलब मैं सॉलिड स्टेट बेसिस की बात ही नहीं करूं। सॉलिड स्टेट में कौन से बेस है? हाइड्रोक्साइड बेसिस,
सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ सॉलिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ सॉलिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ सॉलिड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। मैं बात कर रहा हूं कि जो लेफ्ट साइड में भी लिक्विड सॉल्यूशन ही रहे, लेफ्ट साइड मतलब डिसोसिएशन होने के पहले। तो कौन सा फॉर्म है वो? तो ऐसे केस में हमें ऑर्गेनिक बेसिस लेने पड़ेंगे, अमोनिया से रिलेटेड बेसिस। अब वो अमोनिया प्लस वाटर ले लो, वो भी एक बेस है, या फिर आप पिरिडीन प्लस वाटर ले लो, वो भी एक बेस है, एनिलीन प्लस वाटर ले लो। ये सब नाम ध्यान आ रहे हैं कुछ कॉमन नेम ना? तो कहने का मतलब मैं अभी फिलहाल आपको अमोनिया प्लस वाटर, देखो अमोनिया वाटर को किताबों में लिखता है NH4OH, लेकिन दिस इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि अमोनिया वाटर का सॉल्यूशन ऐसे लिखना हमें कहीं ना कहीं ये बताता है ये एक कैटाइनिक एनाइनिक वाला आयनिक कंपाउंड है। बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, इसको सॉलिड स्टेट में आप कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हम बना ये कभी भी कोई नहीं। तो अमोनिया के अंदर वाटर डालना ऐसे ही लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बट जैसा मैंने बोला किताबों में आपको यही फॉर्म लिखा रहेगा। तो कुछ भी लिखा हो, चलो यही लिखा हो तो आप इसको ऐसे बनाओ NH4 प्लस प्लस OH माइनस। अब इससे रिलेटेड जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम यहाँ K लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ नीचे चुपचाप B लगा देते हैं। B का मतलब बेस, the equilibrium constant related to the ionization of base, the dissociation of base dissociation constant। है ना बेटा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये भी क्या है? एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। ये भी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको भी लिखना हो तो एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे जरा बताओ मेरे को? अमोनियम आयन इनटू OH माइनस होल डिवाइडेड बाई NH4OH। और अगर इस फॉर्म में लिखना होता तो अमोनिया इंटू H2, और H2O का कितना? 1, क्योंकि वो लार्ज एक्सिस में है, वो सॉल्वेंट है, उसमें आप अमोनिया डाल रहे हो, तो H2O का कुछ नहीं हो रहा है ना। आप ऐसे समझने की कोशिश करो तो उसका एक्टिव मास समझने की कोशिश करो। सबको क्लियर है यहां तक? बोलिए भाई, यहां तक क्लियर है? चलो ग्रेट। तो मैंने आपको एसिड बता दिया, बेस बता दिया। अब आते हैं, बात करते हैं सॉल्ट की। ध्यान रखना यहां एक्वस लिखना जरूरी है, ताकि ये समझ में आए कि इनमें से कोई भी फॉर्म सॉलिड नहीं है। बोले भाई, क्लियर है सबको? अच्छा आप ये बताइए, ये क्या है? ये एसिड, और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। सबको क्लियर है भाई? कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं? किसी एसिड से उसका H प्लस आयन निकाल दो, तो जो बना हुआ स्पीसीज होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। ठीक वैसे ही बेटा, किसी बेस से आप क्या निकाल दो तो OH नेगेटिव हटा दो, तो बना हुआ स्पीसीज क्या है? वैसे ये बोलना कि आप OH हटा दो उससे ज्यादा अच्छा है कि ये बोलना कि आप उस पर क्या ऐड कर दो? प्रोटॉन। बेस पे प्रोटॉन। अब कहोगे सर इस पे प्रोटॉन ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? तो बेटा ये NH4 प्लस OH माइनस H प्लस, जैसे ही H प्लस आएगा तो क्या बन जाएगा? ये वाटर। तो वाटर को ध्यान मत दो, जो बना हुआ स्पीसीज है उस पर ध्यान दो ना। तो बेसिकली ये अगर बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। अब वहां क्लियर दिख रहा होगा, प्रोटॉन ऐड कर दिया बेसिकली। क्लियर है यहां तक? हाँ चलिए, तो एसिड हो गया, बेस हो गया। अब हम तीसरी चीज लेते हैं, सॉल्ट। अब सॉल्ट का क्या इक्विलिब्रियम है सर? तो सॉल्ट का इक्विलिब्रियम होता है रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी इटसेल्फ, इसलिए वहां पे वर्ड आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। मैं इसलिए सारे इकट्ठे एक बार इंट्रो दे दे रहा हूं, फिर एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? कौन सा है भाई? सॉल्ट के बारे में क्या यूज होता है? हाँ जी, लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये मिटा दो ना मैं।
तो बेटा मैं एक सिंपल सा सॉल्ट लेके चलता हूं, कौन सा है, ध्यान इधर दो। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड ले लिया मैंने और इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया। अर्षिया तुम्हें एक आध दिन ना अच्छे से समझाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है तुम्हारा भी फोकस बहुत ही पैथेटिक लेवल का होता जा रहा है। एग्जाम में भी तुम्हारे स्कोर पुअर आएंगे और तुमको उसका कोई कंसर्न नहीं है। जो तुम्हारी एबिलिटी है सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की, उसके आसपास भी मार्क्स नहीं आते। ये सब सिर्फ इन्हीं सब चीजों की वजह से होता है। 1.5-2 घंटे की क्लास में फोकस होकर बैठ नहीं सकते। तो AgCl सॉलिड को अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तब तक सिल्वर आयन एक्वस, साथ में रहेगा क्लोराइड आयन एक्वस ना। कैसे डिसॉल्व होगा, नेचुरल सी बात है, यहां प्लस है, ये माइनस है, और आपको मालूम है कि आयनिक हमेशा एक क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है उनका। ये तो बस मैं एक पर्टिकुलर प्लेन का आपको अरेंजमेंट दिखा रहा हूं। इसके चारों तरफ वाटर क्या काम करता है, H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल। सो पोलर मॉलिक्यूल है तो इसमें दोनों एंड है हमारे पास, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव भी और नेगेटिव एंड विल बी गोइंग टू अटैच विद द पॉजिटिव। एंड जो इसका नेगेटिव एंड है आयनिक कंपाउंड का, वो H से अटैच हुआ। तो थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये चारों तरफ से सॉल्वेटेड हो जाएंगे। थोड़ा टाइम अगर इसको पास होने दे तो बाद में क्या होने वाला है, दिस प्लस विल बी सराउंडेड विथ so many H2। and like that negative will be surrounded with so many water molecule। so ये जो आपका कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, इसी को ही मैं एक्वस बोल रहा हूं। सॉल्वेटेड आयोन्स, दे आर नॉट फ्री इन वाटर, दे आर हाइड्रेटेड। सॉल्वेंट यहां पे क्या है, वाटर ना, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, दे आर ऑल हाइड्रेटेड। तो इसकी वजह से बेटा ये ब्रेकडाउन होते हैं। तो ये इस साइड में सॉलिड स्टेट में, इस साइड में ये एक्वस स्टेट में। यहां जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज होता है उसका नाम क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अगेन इट इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड टू सॉलिबिलिटी। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। तो जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में नॉर्मल के बोला था, अब अलग अलग केसेस में उसका नाम बदल रहे हैं बस हम, है ना। तो कभी ये डिसॉल्व हो रहा है तो सॉलिबिलिटी हो रहा है, कभी ये एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस का है तो बेस से रिलेटेड। अब KSP को बताओ अर्षिया, क्या लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू, हाँ बोलो, एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ, है ना, एंड डिवाइडेड बाई 1। क्यों 1? दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट। जल्दी खत्म करो इसको, जल्दी नोट करो। कर लिया यहाँ पे नोटेड, ये बनाया है ऐसे डिसॉल्व करते हुए। कहाँ कहाँ है तुम्हारे इस पे नोटबुक में, कहाँ है, ये मैंने अपने लिए बनाया।
Doesn't चलो, अब इसके बाद देखेंगे हाइड्रोलिसिस, इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू हाइड्रोलिसिस। वर्ड में देखो, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का ब्रेकडाउन। कौन ब्रेक डाउन करेगा वाटर का? तो वाटर में दो एंड है, एक H प्लस है, दूसरा OH माइनस। मतलब वो अपने आप इतना ज्यादा आयोनाइज नहीं होते, बट H प्लस कौन लेके जाएगा? कोई नेगेटिव आयन। मतलब एनायन हाइड्रोलिसिस होगा तो H प्लस उसके साथ जाके चिपक जाएगा, और कैटायन हाइड्रोलिसिस होगा तो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में देखते हैं। अब इसमें पहला पार्ट में लिख रहा हूं कैटायन हाइड्रोलिसिस। अब भाई कोई कैटायन ले लो भाई, आप कोई भी कैटायन ले सकते हो। फिलहाल मैं उस कैटायन को कैसे मान रहा हूं? B पॉजिटिव से। आई एम अज्यूमिंग दैट कैटायन इज B पॉजिटिव। इट कुड बी अमोनियम आयन, इट कुड बी लाइक Ag प्लस आयन, थैलियम प्लस हो सकता है, टिन प्लस 2 हो सकता है, कोई भी कैटायन ये हो सकता है। B प्लस प्लस वाटर। भाई कैटायन है तो इसको क्या चाहिए? OH पार्ट, तो क्या बन जाएगा ये? BOH। अच्छा वो सॉल्युबल है तो यहां एक्वस लिखूंगा, इनसॉल्युबल है तो सॉलिड लिखूंगा। प्लस क्या? H प्लस। इसको बोलते हैं KH। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोलिसिस। एनायन हाइड्रोलिसिस। अब एनायन को मैं A माइनस मान रहा हूं, और इसका वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? A माइनस, यहां से क्या लेके जाएगा? H प्लस, तो क्या बन जाएगा? HA प्लस। क्या बनेगा बेटा? OH नेगेटिव। यहां पे फिर से क्या लिखूंगा मैं? KH। नोट कर लिया? बोलिए। चलिए अब बताइए KH यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये भी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। राइट, अगेन दिस इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे लिखोगे इसको? एक्सप्रेशन लिखो इसका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म में इसका एक्सप्रेशन लिखो।
कर लिया? क्या लिखा आपने यहाँ पे? BOH इंटू H+Ion होल डिवाइडेड बाई H2O लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। तो यहाँ पे अगर वो होता तब, फिलहाल जब हम हाइड्रोलिसिस का केस लेके चलते हैं तो एक्वस फॉर्म में ही रहने वाला है ना। तो यहाँ पे KH लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? H से A नेगेटिव। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे? और कैटायन एनायन बोथ हाइड्रोलिसिस तीसरा केस आता है। बोथ हाइड्रोलाइज if cation and anion both participate in hydrolysis, तो क्या होगा? तो फिर जैसे यहां पे मैंने बोला B प्लस A माइनस एक्वस प्लस H2O, तो ये बन जाएगा BOH HA, दैट्स इट। कुछ नहीं निकलने वाला है यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस KH। अब इस बार KH को कैसे लिखोगे आप? इन दिस केस द KH कैन बी रिटन एज BOH into HA whole divided by into can be written. सबको क्लियर है ये बात ना? चलिए, तो ये तो मैंने बहुत फंडामेंटल लेवल के आपको इक्विलिब्रियम कैसे हो रहे हैं उनका डिस्कशन किया बेटा। इसके अलावा और डिटेल में भी चीजें होती हैं, उस पर हम आते हैं एक एक करके। जैसे कॉमन आयन आ जाए तो कैसे देखना है, सॉल्युबिलिटी के केस में कभी कदार क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, उनको कैसे देखना है, ये सब केसेस आएंगे तो हम लोग आराम से देखेंगे। ये सारा इक्विलिब्रियम हो कहाँ है? वाटर के अंदर। सबसे पहले तो हमें टेक्निकली क्या देख लेना चाहिए? वाटर से रिलेटेड सारे पैरामीटर लिखो। Properties of water and its ionization constant and ionic product। अभी क्या है वाटर की प्रॉपर्टी? तो सबको मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm, ये सुनो। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। बोलिए, इसका मतलब जो ये एक्वस बिहेवियर में रहने वाला है 0 से लेके 100 तक के बीच में रहने। उसके बियॉन्ड जाओगे तो भी वाटर से रिलेटेड कोई इक्विलिब्रियम हम नहीं डिस्कस करने वाले, और उसके नीचे चले जाओगे तो भी कोई इक्विलिब्रियम ऐसा डिस्कस नहीं होने वाला है। तो यानी 0 से 100 के बीच में रखना है। दूसरा, इसका जो डेंसिटी है, ऑल्दो इट वेरीज विथ टेम्परेचर बट नियरली कांस्टेंट, कितना? 1 ग्राम पर ml। लिक्विड वाटर की मैं बोल रहा हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर। क्योंकि एक बार ही वेपर फॉर्म में चला गया तो उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि आप सोचो 1 ग्राम 1 ml 1 ड्रॉप के बराबर है, लेकिन आप इसको तवे पे रख के गर्म कर दो तो ये बहुत दूर तक ऐसा फैल गया। तो वही 1 ग्राम अब पता चला 1 लीटर में फैल गया। तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 ml, 1/1000 हो गया उसका डेंसिटी। अगर वो 1 लीटर में एक्सपेंड किया, 50 लीटर में एक्सपेंड कर गया तो 1/50,000
ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो इसलिए वेपर बड़ा एक खराब सा चीज है। मैं लिक्विड लिक्विड तक बात कर रहा हूं, जब तक लिक्विड स्टेट में तब तक इसकी डेंसिटी तब भी बदलता है, 4 पे मैक्सिमम 1 ग्राम/ml, लेकिन उसके बाद भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो 1 ग्राम/ml से सीधा 0.5 ग्राम/ml हो जाता है, चेंजेस होते हैं भाई। 1 से 0.98 हो सकता है, 0.97 हो सकता है, अगर आप 100 के आसपास पहुंचोगे। तो हमारा ज्यादातर डिस्कशन किस पे होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे, राइट। तो अब फिलहाल इसका कंसंट्रेशन बताइए, मोलैरिटी बताइए एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर ले लो, या फिर मैं बोलूंगा कि लिक्विड फॉर्म में जो डेंसिटी लगभग वही रह रही है तो कंसंट्रेशन भी एक, मोलैरिटी बताइए कितना आएगा? 55.55। कैसे आ रहा है बेटा? तो देखो, हाँ जी, 1 ग्राम/1 ml। तो हमें इसको कितना बनाना है? 1000, क्योंकि हमें मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो भाई 1 ml 1 ग्राम है, 1 ml में 1 ग्राम वाटर है। 1 ग्राम H2O इज प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ लिक्विड वाटर। ये लिख रहे हो ना, यहीं से खत्म कर लेते हैं। सो मोलैरिटी ऑफ H2O विल बी नंबर ऑफ मोल 1/18। समझ में आ रहा है? 1 ग्राम है तो मोल कितना हुआ? 1/18। वॉल्यूम कितना हुआ? 1/1000। ये लीटर, ये मोल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/18 इंटू 1000/1, उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया? 1000/18 मोल पर लीटर। इसको डिवाइड करो भाई, 1000 को 18 से डिवाइड करो तो कितना है? 55.55 मोल पर लीटर। बोलिए भाई, सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? 55.55 मोल पर लीटर। तो कितना हो जाएगा भाई? इसका क्लियर आंसर है 55.55 मोल पर लीटर। चलिए बेटा, इतने सारी प्रॉपर्टीज हो गई, तो अब देखते हैं इसका आयोनाइजेशन इन वाटर कैसे होने वाला है एंड उससे रिलेटेड आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो देखो, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर के, मतलब जो आयंस में ब्रेक डाउन करे, उसको क्या बोलेंगे हम? ना। तो जैसे H2O अपने आप में बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जो इसका आयोनाइजेशन होता है उससे रिलेटेड जो कांस्टेंट है, के आयोनाइजेशन, तो आप देखो ये प्योर फॉर्म का डिस्कशन चल रहा है ना यहाँ पे। बोलिए। तो बोलते हैं ऐसे केस में आप इसकी वैल्यू को मोलैरिटी के फॉर्म में ही रखो, किसी के साथ रिएक्शन तो नहीं कर रहा है ना, अपने साथ ही रख रहा है। हालांकि ये फिक्स्ड वैल्यू होगा, ये कोई वैल्यू बदलने वाला भाई। 55.55 मोल पर लीटर में से अगर 0.01 मोल निकल भी गया तो इसके कंसंट्रेशन में कोई फर्क पड़ा? तो मैंने बताया था यूजुअली हम ऐसी चीजों को क्या मान लेते हैं? 1। बट जब आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि इसको 55.5, टेक्निकली ऐसे ही रखना होता है। वो अपने आप इसके साथ एडजस्ट करके वैल्यू देता है, इसलिए हम लोग यहाँ 1 रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर रहे हैं इस टर्म में एंड दूसरे टर्म में। कौन सा दूसरा टर्म है? एक होता है KW। KW क्या है? इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है? तो KW
को बोलते हैं देखो काम की चीज हमारे लिए क्या है, ये और ये, क्योंकि ये तो लगभग कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो बोलते हैं इसी का प्रोडक्ट ही आयनिक प्रोडक्ट है। यानी अगर आप रिलेशन निकालना चाहो किसमें आयनिक प्रोडक्ट एंड केडब्ल्यू में, तो कुछ नहीं है इसमें, क्या है दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, और यही क्या है केडब्ल्यू। तो वी कैन से दैट केडब्ल्यू इज नथिंग बट के आयोनाइजेशन इनटू H2O का। नोट क्या करना है, दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि रूम टेम्परेचर पे KW का वैल्यू होता है 10 के पावर -14, ये सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो pH प्लस POH का सम 14 होता है वो यहीं से आता है बेसिकली, भी दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। KW का वैल्यू 10 के पावर -14 रूम टेम्परेचर पे, तो इतना सा फटाफट लिखो। कर लिया बेटा सबने? किसमें? ऐसा लिया की बात नहीं है, आयनाइजेशन कांस्टेंट तो ये ऐसे ही लिखेंगे ना बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होता है। अब मैं बोल रहा था कि क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगा, तो इसलिए उस टर्म को एक नया टर्म डिफाइन कर दिया। क्या बोल दिया? प्रोडक्ट। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। केडब्ल्यू को क्या बोलते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट। क्योंकि हर बारी वो 55.55 लिख करके मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए इसको एक आयनिक प्रोडक्ट। समझिए बात? बोलिए। तो अब आते हैं इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि आप लोग क्या करते हो। अच्छा, टेंटेटिव बस मैं डिस्कशन कर दे रहा हूं। एज्यूम करो, चलो आप पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। लिखो तो, find the concentration of H plus and pH, concentration of OH minus and POH, and sum of pH plus POH at 25 degree Celsius for pure water। मतलब वाटर में कुछ मिक्स नहीं किया गया, ये निकालिए आप लोग। और आपको दिया क्या है? KW दिया हुआ है, कितना?
10⁻⁻14 एट 20। मैं पहली बार लिख रहा हूँ और बाद में कभी नहीं लिखूंगा, ये आपको याद रखना चाहिए, ये वैल्यू फिक्स रहती है 10⁻⁻। और कुछ टर्मिनोलॉजीज और मैं क्लियर कर देता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। देखो कभी भी पीएच बोलते हैं, पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, इसका मतलब होता है जो एच है ना, -log⁻10 एच प्लस आयन को बोलते हैं पीएच। -log⁻10 ओएच आयन को क्या बोलते हैं? पीओएच। -log⁻10 केडब्ल्यू को क्या बोलते हैं? पीकेडब्ल्यू। तो ऐसे ही होप आप समझ जाओगे, जहां पीके लिखा हो वहां -log⁻10 आ जाता है, और जो भी हो यहां पे वो यहां पे वैल्यू के फॉर्म में लिख देंगे। पीके है, ऐसे पीके भी लिखा हो तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, इसको नोट कर लेना। लॉगरिथम का अब यूज करेंगे हम लोग, एक बार क्लास लिया था ना, समझाया था आपको, तो अब यूज आएगा यहां पे। चलिए शुरू हो जाइए, निकलिए वैल्यू। हो गया? चलो भाई करता हूं मैं। कितने लोग का हो गया? आधा तो चलो ठीक है, मैं 2 मिनट का और टाइम देता हूं, करो।
आइए चलिए देखते हैं क्या है इसमें, ध्यान से देखो। तो H2O इज ब्रेकिंग डाउन इनटू H प्लस एंड OH माइनस, यही है ना बेटा। और KW का वैल्यू आपको कितना दिया है, -14। और आप जानते हो कि KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो एट इक्विलिब्रियम वी कैन राइट लाइक दिस। डिवाइडेड बाई वाटर नहीं लिखना है, क्योंकि वो आयनिक प्रोडक्ट के बजाय वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो अब सबसे बड़ा बात है कि भाई मैं H प्लस एंड OH माइनस, मेरे को H प्लस निकल जाए, OH माइनस निकल जाए, तो पीएच पीओएच निकालना तो कुछ नहीं है, बस लॉग में रखना है। कैसे निकलेगा, तो भाई ये कितना कंसंट्रेशन होता है T इज इक्वल टू 0 पे, 55.55, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो बाद में क्या हुआ, 55.55 माइनस एक्स निकला, और ये एक्स बना और ये एक्स बना, यही होगा ना भाई। कोई चीज डिसोसिएट होता है कैसे लिखते थे, अगर इनिशियली ए लिया तो a माइनस एक्स, ये एक्स एक्स बनेगा, यही बनेगा ना। अब क्या दिक्कत है भाई, ये x हो गया, ये भी x हो गया इक्विलिब्रियम पे, और ये KW -14 था, तो क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू -14, x -7 नहीं आ गया। कितना आसान था ये बताओ। अब इसके बाद क्या ही है, x मालूम चल गया, तो h प्लस आयन कितना है, 10 के पावर -7, OH माइनस कितना है, 10 के पावर -7। अब आते हैं pH, क्या होता है, -log टू द बेस 10, 10 के पावर -7। क्या समझाया था मैंने, अगर वैल्यू पे कुछ पावर हो तो वो सीधा उठ करके यहां आ जाता है, यही समझाया था ना। तो माइनस इंटू -7 log 10 10। अब देखो 10, ये क्या है, नीचे क्या है, बेस है, 10 पे पावर क्या डालू कि 10 मिल जाए, तो इसका वैल्यू क्या है, सिमिलरली POH, क्योंकि उसमें भी तो कहानी यही बनेगी। इजी था टफ था ये, फिर ये क्यों नहीं हुआ। तो प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7, यहीं से वो चीज आता है डिराइव करके। प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7। कब होता है 7, एट रूम टेम्परेचर ओनली, है ना। अब आते हैं थोड़ा सा और चीज देखते हैं इसमें, सम ऑफ pH एंड POH निकालो, कितना आएगा, 14 है ना। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं यहां से, टेक -log टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड, क्या बन जाएगा, -log 10 KW इज इक्वल टू -log 10 H प्लस इंटू OH माइनस। अब कुछ याद है आप लोगों को, log A इंटू B कैसे लिखते थे, log A प्लस log B, तो माइनस ऐसे रहने देता हूं बाहर, -log 10 H प्लस है, प्लस नहीं फिर से माइनस है। अरे बाबा अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तब प्लस लगा दो, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया हो तो माइनस दोनों में आ जाएगा ना, log 10 OH माइनस आ गया क्या। अब माइनस लेके जाओ, -log बेस 10 H प्लस -log बेस 10 OH है। अब क्या यही चीज pH था क्या, और यही चीज POH था क्या, यही चीज PKW था क्या, तो गेम हो गया। pH प्लस POH ऑलवेज इक्वल टू PKW, याद रखना। और आपको मालूम है एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज कितना, -14, तो PKW नहीं निकल जाएगा बेटा, -log 10 KW, और ये वैल्यू कितना है, KW कितना था, क्लियर है सबको।
मिटा दूं इसको? हाँ, अब अगला क्वेश्चन ये है, बताओ ये जो मैंने सामने डिसोसिएशन या आयनाइजेशन लिखा है, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? इसका डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच क्या है? तो एक चीज और आपको समझाता हूं। हाँ जी, डेल्टा एच पॉजिटिव। पता है इसका ठीक उल्टा जो रिएक्शन होता है H प्लस प्लस OH माइनस फॉर्मिंग H2O, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कितना होता है बताओ वैल्यू? कितना वैल्यू है वो जानना जरूरी है। बोलो। रफली अराउंड 13 पॉइंट माइनस 13.7 के आसपास होता है, 6 and 7। तो हाईली एक्सोथर्मिक इज एक्सोथर्मिक। किलो कैलोरी होता है, किलो कैलोरी पर मोल। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिवर्स ऑफ इट इज, ये न्यूट्रलाइजेशन ही तो है, प्रोटॉन और OH माइनस एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। उसका रिवर्स करोगे तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। अब याद करो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। फिर से याद कराना पड़ेगा, K इज इक्वल टू KF/KB था, टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों बढ़ेंगे। क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है, जिसका ज्यादा होता है उस साइड का K ज्यादा बढ़ता है। तो Kf will increase more and this will increase less. So overall K will, ये कैपिटल K है, that will increase. एंडोथर्मिक के लिए K वैल्यू इंक्रीज करता है। तो K वैल्यू इंक्रीज करेगा तो KW भी बढ़ जाएगा। बोलो। तो यही वैल्यू होती है KW की -13 के आसपास, रफली अराउंड 90 डिग्री की। बढ़ा है ना, देखो घटा नहीं है ना, बढ़ा ही है। -14 से ज्यादा, 10 टाइम ज्यादा है ये। पावर पे नेगेटिव साइन की वजह से वो आपको अजीब लग रहा होगा देखने में, क्योंकि 13 से ज्यादा हो गया। 13 इज ग्रेटर देन 14 विथ नेगेटिव साइन। तो लोअर टेम्परेचर पे ये और ज्यादा होगा, नहीं कम होगा। तो 3 के आसपास होता है, नियरली 5 एंड मान लो मैं जीरो लिखना थोड़ा और लगता है क्योंकि आपको फिर ना सॉलिड की फीलिंग आने लगेगी, तो मैं इसको लिख रहा हूं 5 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ये रैंडमली लिए हुए वैल्यूज हैं, हो सकता है टेम्परेचर डिफर करे, बट यहाँ से मैं कुछ समझाना चाह रहा था आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। So assuming these data, can you find the pH of neutral water at 5 degree and at 90 degrees? Question. Find the pH of pure water or neutral water. हाँ जी. Find the pH and pH. Find the pH and pH of pure water और न्यूट्रल वाटर कितने पे? एट कितना बेटा? लिख 5 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस करिए।
निकाल लिया? कर लिया बेटा? आसान है ना ये तो? देखो, एट 5 डिग्री सेल्सियस H2O कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है? H प्लस एंड OH माइनस, सब कुछ वही है ना, बदल क्या रहा है? हाँ जी, टेम्परेचर बदल रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है KW पे? तो हमारा कहानी तो हर बार वही आएगा ना, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW। तो यानी x इंटू एक्स इज इक्वल टू KW, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू KW, तो x इज इक्वल टू रूट ओवर KW। तो हर बारी तो यही करा है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW कितना था? -14।
तो यहां से x कितना आया, रूट ओवर -14, तो कितना आया 10 के पावर माइनस। तो pH कितना आ गया 7, pOH कितना आ गया 7। एट 5 डिग्री सेल्सियस यही हमारा KW का वैल्यू कितना है -15 ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर -15 -15। हाँ, तो समझ में आ रहा है क्या सबको? तो pH इज इक्वल टू pOH इज इक्वल टू 7.5। सबको क्लियर? ऐसे ही बेटा एट 90 डिग्री सेल्सियस KW कितना है -13, तो x कितना आएगा 10 के पावर -13 का पावर 1/2 -13/2 10 के पावर -6.5। तो pH एंड pOH इज इक्वल टू 6। तो देखो एक मिथ ब्रेक हुआ आप लोग का कि प्योर वाटर का pH 7 होता है। ये मिथ ब्रेक करना जरूरी है। प्योर वाटर का pH टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। रूम टेम्परेचर है तो वो 7 होगा, न्यूट्रल वाटर का 7 होगा। अगर हायर टेम्परेचर है तो 7 से भी कम गया, लोअर टेम्परेचर है तो उससे भी ज्यादा। तो ये बोलना कि pH 7.5 है, अबव 7 है, सॉल्यूशन बेसिक होगा, ये पार्टली करेक्ट है। क्योंकि 7.5 पे भी वो न्यूट्रल रह सकता है अगर आपने टेम्परेचर ऐसा बताया। समझ में आया? तो ये सारे न्यूट्रल वाटर के। तो अब चलो ये डिस्कशन के लिए बस मैंने ऐसे दिखा दिया। अब समझते हैं किसी सॉल्यूशन को एसिडिक कब बोलते हैं, बेसिक कब बोलते हैं। ठीक है, नोट करके लिखो, लिखो एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन लिखते हैं। एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। करें, लिखो a solution is said to be acidic, a solution is said to be acidic बताओ भाई कब एसिडिक बोलेंगे? फिर इसी पे आ गए तुम लोग, फिर इसी पे आ गए। अभी समझाया हूं मैं, दिमाग से जाता ही नहीं है बात। When yes, that is true definition, जब H प्लस का नंबर ज्यादा हो एज कंपेयर टू OH माइनस। अगर pH में बोलना ही चाहते हो तो आप बोलो कि pH से ज्यादा pOH हो जाए, pH मतलब pOH से कम हो जाए। क्योंकि जब आप माइनस लॉग लोगे तो जो वैल्यू ज्यादा है वो कम हो जाएगी ना। तो H प्लस ज्यादा था तो pH कम हो जाएगा। बोलो भाई, तभी तो बोलते हो ना कि न्यूट्रल वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होता है, एसिडिक का 7 से कम होता है। तो एक 7 से कम होगा तो दूसरा 7 से, क्यों? क्योंकि pH प्लस pOH का सम फिक्स है 14। बोलो भाई, एक डिक्रीज करेगा दूसरे को इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि सम फिक्स है। pH प्लस pOH की वैल्यू pKW फिक्स्ड है, ये वैल्यू फिक्स्ड है। तो अगर आप एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटाना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। H प्लस बढ़ रहा होगा तो pH घट रहा होगा। कंसंट्रेशन H प्लस आयन का बढ़ेगा तो pH कम होता जाएगा। So a solution is acidic when number of H plus ion is greater than number of OH minus और pH से बड़ा क्या हो जाए pH। Similarly, a solution is basic if number of OH minus is more as compared to number of H plus और
pH is more as compared to pOH. एंड थर्ड पॉइंट एसिडिक का ये हो गया भाई, बेसिक का ये हो गया। अब आते हैं किसके बारे में, A solution is said to be neutral if ये दोनों बराबर हो जाए और pH is equal to pOH। और ये बराबर होने का मतलब माइनस लॉग H positive is equal यही होता है ना, इतना ही वैल्यू हो जाए। अब आपको मालूम है न्यूट्रल पीएच कितना होता है, सारी चीजें कहानी नोटेड। सबको क्लियर है? यहां तक में कोई तकलीफ किसी को भी नहीं? अच्छा, अब अगला पार्ट समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो आप समझ पाओगे कि वीक कौन है, स्ट्रांग कौन है, तब आप ये डिसीजन ले पाओगे किस में हमें 100% ब्रेक कराना है, किस में हम 5% 10% पे रोकते हैं। ठीक है, तो अब लिखो, हेडिंग डालो आप। वाटर से रिलेटेड सारी कहानी खत्म हो गई। किससे रिलेटेड? प्योर वाटर से रिलेटेड। अब मैं वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला था, अब आप देखो तो आपको समझ में आएगा। प्योर वाटर में जो H+ आयन का कंसंट्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10⁻⁷ मोल इन 1 लीटर। कितना खराब है यार ये आयंस, देखो ना, 10⁻⁷। 0.1 मोल भी नहीं है। 1 मोल अगर ये ले लो H2O का तो उससे 0.1 मोल भी नहीं निकल रहा है। 10% भी आयोनाइज नहीं हो रहा है, बहुत ही कम आयोनाइज हो रहा है। इसलिए बोलते हैं पुअर इलेक्ट्रोलाइट, खराब इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हेडिंग डालो, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी पे अगला लेक्चर पूरा डिपेंडेंट है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, पता है, बस इसका हाइप बहुत ज्यादा है। अगर आप बेसिक्स पकड़ पकड़ के चलोगे तो बहुत आसान है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? types of electrolytes. तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल विच फर्निशेस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब नॉर्मली हम लोग वाटर सॉल्वेंट के अंदर ही देख रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कंपाउंड को अगर आप क्लासिफाई करना चाहो, मॉलिक्यूल को, 2 कैटेगरी के बनेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। अगर आप ऐसे पूरा ओवरऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड की बात करोगे तो ये 2 तरीके के बनने हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट। एक हुआ इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या हुआ? नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच डू नॉट फर्निश ions in water। which do not furnish ions in water। अब एग्जांपल कैसे हैं? यूरिया, ग्लूकोज। यूरिया क्या होता है भाई? दिस इज यूरिया, NH2CO NH2, दोनों तरफ से अमाइड अमाइड है। देखो, CONH2 इज अमाइड, इस साइड दोनों तरफ अमाइड अमाइड। ग्लूकोज
हालांकि इससे बहुत सारे फॉर्म बना सकते हो, फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, CBr4, CCl4, CS2, dot dot dot. There are many such molecules. And the other category is electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर मैं डिस्कस करूं आपको, तो इसमें कैटेगरीज आती हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो पहले स्ट्रॉन्ग लिख लेते हैं, फिर वीक लिखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक एक करके लेके चलता हूं। स्ट्रॉन्ग में, अब भाई इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, या फिर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट का मतलब नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट लिखना, या यूं कह लो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स देखते हैं, और यही याद करना है, यही बेस है अगली क्लास के लिए। एसिड बेस वाला बेस नहीं बोल रहा हूं, फाउंडेशन वाला बेस बोल रहा हूं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ नाम बताइए मुस्कान, कुछ तो एसिड बताइए। हमने एसिड बेस पढ़ा है ना बेटा, पूरा एक लेक्चर डिवोट किया था आपको एसिड बेस। बताओ अदिति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। HCl, HBr, बताइए। ये तो हाइड्रा एसिड में स्ट्रॉन्ग है। ऑक्सी एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड बताइए, बोलो, चलो बताओ। सही आंसर H2SO4। और बताओ, HNO3 कैन ऑल्सो बी टेकन एंड अभिषेक टेल मी। यही सब तो गड़बड़ी है, यही सब तो गड़बड़ी है। बोलो अर्षा, बोलो। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक अब तुम लोग का कोई वास्ता नहीं रह गया। क्लास हैज बिकम अ जोन वेयर यू विल कम एंड हैव सम फन, उसके बाद घर चले जाओगे, फिर अगले दिन आओगे, बस वही रह गया। क्योंकि जब रिटेन नहीं रहा दिमाग में, क्लास में आके बस खाली अननेसेसरी गॉसिप करना है, चैट करना है, चलते रहेगा। चलो भाई, फिर से याद दिलाता हूं। एनी ऑक्सी एसिड हैविंग टू और मोर टर्मिनल ऑक्सीजन, टू और मोर टर्मिनल ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। बताया था ये बात मैंने। तो अब H2SO4 का एग्जाम्पल समझ में आया, तो बाकी और आगे भी आप लिखो कम से कम अब इसके बाद।
हाँ जी भाई, कुछ याद आया आपको? क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड कब याद करोगे ये सब बताओ? HClO3, HClO4 बनाते चले जाओ इसमें। थोड़ा मोड़ा लिस्ट थोड़ी ना है, छोटा मोटा लिस्ट थोड़ी ना, बहुत सारे। आपको डिराइव करना है तो डिराइव करते चले जाओ भाई। वो बात बस उतना याद रखो कि डबल टर्मिनल ऑक्सीजन, जैसे क्लोरीन है वैसे ब्रोमीन डाल दूंगा। आ रहा है बात समझ में सबको? तो चलो बहुत बढ़िया है। तो आपको यानी क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब मतलब चेहरा देखते पहचान जाओगे ना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल बताइए। बिल्कुल, एल्किली मेटल के हाइड्रोक्साइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ करके। बेरिलियम नहीं है। आपको अगर कुछ भी याद आ रहा हो तो ये एम्फोटेरिक होता है, ये बेस ही नहीं है। इनको छोड़ करके, इनको ऐसे काटा मार दो। एक्सेप्ट देम रेस्ट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब सॉल्ट वाले कैटेगरी में आप याद कर लो क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है, तो कुछ कॉमन कॉमन बात कर लेते हैं। सॉल्ट हैविंग Na प्लस एस कैटायन, कोई भी सॉल्ट जिसमें सोडियम आयन हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, एनीथिंग रिलेटेड टू सोडियम इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और salt having NO3 minus, nitrate ion, silver nitrate, lead nitrate, कोई भी नाइट्रेट ले लो, सब सॉल्युबल होते हैं वाटर। क्लियर हो गया? मोस्ट ऑफ द salts of ammonium ion, example ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium phosphate and dot dot dot। सॉल्ट मैंने बोला है, यही लिस्ट याद करना है। मतलब आज के क्लास का क्रक्स यही है, इसी को ध्यान रखना है। और क्या है सर? मोस्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड एक्सेप्ट Ag प्लस, Pb2 प्लस, कॉपर प्लस एंड Hg2। इवन आप Hg2 प्लस भी लिख सकते हो। तो मर्क्यूरी का, कॉपर का, सिल्वर आयन का एंड लेड प्लस 2 का, इनको छोड़ करके बाकी सारे क्लोराइड क्या होते हैं? एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CrCl3, AlCl3 and dot dot dot, there are many more, zinc chloride। याद रहेगा सबको? ऐसे ही मोस्ट ऑफ द सल्फेट्स, मोस्ट ऑफ द सल्फेट किसको छोड़ करके? सिल्वर का सल्फेट छोड़ दो, लेड का सल्फेट छोड़ दो, एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैल्शियम के नीचे वाले सल्फेट को छोड़ दो। मोस्ट ऑफ सल्फेट्स
except Ag plus Pb2 plus barium 2 plus strontium 2 plus. Most of the sulfates are soluble in water. एक मर्क्यूरी का मुझे थोड़ा सा डाउट है, मर्क्यूरी का मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ. एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो मर्क्यूरी भी आता है इस लिस्ट में, उसको भी नोट कर लेना. Hg2 प्लस. ठीक है बेटा, MnSO4 ये सब सॉल्युबल. क्लियर हो गया ना? कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी लिस्ट क्लियर है. तो वीक तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. जब स्ट्रॉन्ग समझते हो तो जो बचा सब वीक है. यानी वीक में अगर आप बात करोगे वीक एसिड, तो आप बोलोगे भाई सर HF दे दो वो वीक एसिड है, H2S दे दो वो वीक एसिड है ना. ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. फिनॉल ले लो वो वीक एसिड. बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड. इवन H3PO4 इज ऑल्सो अ वीक एसिड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको एक ही टर्मिनल ऑक्सीजन मिलेगा. ये वीक एसिड. बोलिए भाई. हाँ, तो चलिए इसके आगे का लिस्ट मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा. लिस्ट तो हो ही गया है, क्योंकि जो बचा हुआ सब उधर ही है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखोगे. स्ट्रॉन्ग को एकदम याद करके आओगे, कल मैं पूछूंगा क्लास में, याद रहना है.